मेरी गाड़ी शिवम मंदिर के सामने खड़ी थी। मैंने तवज्जो से देखा तो मंदिर के आहनी फाटक के अंदर कुछ फासले पर कट्टर धार्मिक हुलियों और लिबास वाले दो अफराद आपस में गुफ्तगू करते नजर आए। मैंने हॉर्न पर हाथ रखा और फिर दबाव बढ़ाता चला गया। पुरसुकून माहौल में ये करीह शोर खुद मुझे भी बुरा लगा, वो भी मंदिर जैसे मकाम के साथ। मैंने उन दोनों को चौंकते देखा। उन दोनों ने नाराजी भरी नजरों से मुझे घूरा। इस पर मैंने निहायत बदतमीजी से इशारा करके उन्हें अपने पास बुलाया। इस हरकत पर उन दोनों की तेवरियां मजीद चढ़ गईं। उन्होंने मशवरा तलब नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गोया मुझसे निमटने के लिए मेरी गाड़ी की तरफ बढ़े। मैंने गाड़ी से उतरने की जहमत नहीं की। वो दोनों जैसे ही ड्राइविंग सीट वाली खिड़की की तरफ पहुंचे, मैंने छूटते ही कहा, तुम लोगों को पता है कि प्रदीप सेठ की कोठी किस तरफ है? मेरी बात सुनकर उन दोनों ने लगभग एक ही अंदाज में बुरा सा मुंह बनाया। फिर उनमें से एक ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, उधर साथ वाली गली में बड़ी हवेली है, परंतु प्रदीप सेठ तो वहां नहीं है। मैंने बहुत ही बेहुदा अंदाज में उन्हें आंख मार कर कहा, प्रदीप सेठ से अपने को क्या लेना? मैं तो मिर्जा मुजफ्फर बेग के लिए लौंडिया की फरमाइश हवेली के मैनेजर अनुपम को पहुंचाने आया हूँ। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे इस तरह बिगड़ गए जैसे किसी ने नीम के पाव भर पत्ते उनके मुंह में ठूंस दिए हों। इस पर मैंने ठिठाई से हंसते हुए कहा, मुझे इतने तीखे तेवर क्यों दिखा रहे हो तुम? हिम्मत है तो मंदिर के पड़ोस में चलता ये गंदा धंधा बंद करवा दो, परंतु मुझे पता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये कहकर मैंने सख्त तैश दिलाने वाला कहकहा लगाया और गाड़ी मंदिर के आगे से बढ़ा ले गया। मैंने बगली आईने पर नजर डाली तो उन दोनों के चेहरे गैज़ो गज़ब से दहकते नजर आए। प्रदीप की हवेली तलाश करने में मुझे ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। वो कई मंजिला इमारत पूरी गली में सबसे नुमाया थी। उसके दो फाटक थे, एक बड़ा और दूसरा छोटा। उस वक्त दोनों ही अंदर से बंद दिखाई दिए। मैंने गाड़ी आहनी चादर वाले बड़े फाटक के सामने लगाई और हॉर्न बजाया। पहले हॉर्न पर कोई रद्द अमल जाहिर न हुआ तो मैंने दूसरी बार हॉर्न बजाया और स्टीयरिंग के वस्त में मौजूद गोल बटन पर देर तक कोहनी टिकाए रखी। बरकी हॉर्न की करीह आवाज खुदा जाने अनुपम तक पहुंची थी या नहीं, मगर मैंने पूरे मोहल्ले का सुकून दरहम बरहम कर दिया था। कई खुशमगी नजरें मुझे अपनी तरफ घूरती दिखाई दी। बिलाखिर बड़े फाटक में मौजूद कद्दे आदम दरवाजे में हरकत पैदा हुई और एक बदशक्ल से शख्स ने बाहर झांक कर देखा। उस बदशक्ल शख्स के अंदाज और वज़ाक़ता से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वही अनुपम है। उम्र 40 के लगभग, जिस्म छरीरा लेकिन मजबूत। वो बगौर मेरा और गाड़ी का जायजा ले रहा था। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और दोस्ताना लहजे में कहा, यार मेरी शक्ल ही देखते रहोगे या फाटक भी खोलोगे? इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ। मैंने ये जानकर इत्मीनान का सांस लिया कि मेरी बातें उसकी समझ में आ गई थी। कदरे हिचकिचाहट के बाद वो बाहर निकलकर मेरे पास आया और बोला, मैंने आपको पहचाना नहीं सरकार। जनाब की तारीफ। मैंने उसी खुशगवार लहजे में कहा, मैं राज सुप्रो हूँ अनुपम भैया, प्रदीप जी ने भेजा है सुनीता भवन से। दूसरे जुमले ने जादू का सासर किया। वो मुस्कुराया, अच्छा तो आप गोटी से आए हैं सुप्रो जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये कहकर वो दरवाजे से अंदर गया और फाटक खोल दिया। मैं गाड़ी अंदर ले गया। हवेली अंदर से काफी कुशादा थी और पहली ही नजर में अंदाजा लगाया जा सकता था। ताहम मैं गाड़ी से उतरा तो मेरी नजरें खुद ब खुद उस मकाम का अंदाजा लगाने की सही करने लगी जहां उन मजलूम खातून का जिस्म तीसरी मंजिल की छत से आकर गिरा होगा। उधर अनुपम मुझसे अपने मालिक की खैरियत पूछ रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना लहजा खुशगवार बनाते हुए कहा, अनुपम भैया, प्रदीप जैसे मौज मस्ती के शौकीन सेठों की खैरियत नहीं पूछा करते। ये मालूम क्या करते हैं कि इन दिनों कौन सी रखेल उनकी रातें रंगीन कर रही है, तो उसका नाम है चंद्रलेखा। भगवान कसम बहुत ही धमाकेदार चीज है, देखोगे तो राल टपक जाएगी। मेरी लच्छेदार बातें सुनकर वो बेहयाई से हंसा। इस दौरान में वो मुझे हवेली के गोल कमरे में ले आया था। उसने मुझसे खाने का पूछा। मैंने कहा, रात का खाना हम अच्छे से रेस्टोरेंट में खाएंगे, फिलहाल हम मजे मजे की बातें करेंगे और रात का प्रोग्राम बनाएंगे। आखिरी जुमला खत्म करते हुए मैंने हत्तुल इम्कान बेहूदगी से आंख मारी। मेरी बात सुनकर अनुपम हंसा और फिर मासूमियत से बोला, क्या रात के खाने के बाद कोई फिल्म देखने का इरादा है सुप्रो जी? जमुरुद महल थिएटर में घराना लगी है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ब्याह बीवी ये घर गृहस्थी की बातें करके रंग में भंग न डालो अनुपम भैया। मुझे पहले ही अच्छी तरह पता है कि तुमने प्रदीप जी के पीछे इस हवेली में क्या रास लीला रचा रखी है। मैं तो सारे रास्ते बेताब रहा हूँ कि तुम्हारे पास पहुँचने के बाद दिल खोल कर मौज मस्ती करूंगा और तुम मुझे नौ ब्याहता कन्या पर ससुरालियों के जुल्म सितम दिखाने पर तुले हुए हो। अनुपम कदरे झिझका, फिर वो बेतकल्लुफी से बोला, चलो ठीक है सुप्रो जी, जब तुम्हें सब पता है तो फिर छुपाने का क्या फायदा। फिक्र न करो, तुम जितने दिन यहाँ रहोगे मैं तुम्हारी मौज करवाता रहूंगा।
फिर उसने अचानक संजीदा होते हुए कहा, सेठ जी अब मुझसे नाराज तो नहीं हैं? यहाँ से जाते हुए बहुत गुस्से में थे। मैंने तेजी से जहन लड़ाया और फिर अल्फाज तलाश कर लिए जिनसे मेरी महदूद मालूमात का पोल भी न खुले और वो अपनी जबान से हकीकत भी उगल दे। सेठ प्रदीप का नाराज होना गलत तो नहीं है, उसकी जगह कोई और होता तो तुम्हें सख्त सजा देकर यहाँ से भगा देता। मेरी बात सुनकर शर्मिंदगी और एहतजाज के मिले जुले तासुरात के साथ उसने कहा, मैंने सौगंध खाकर प्रदीप जी को बताया था कि मैंने उस महिला पर जोर जबरदस्ती नहीं की। वो मुझे बहलावा देकर छत पर ले गई थी और फिर उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश की। मैं तो बस अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहा था। जोर आजमाई करते हुए जब उसे लगा कि वो मुझे नहीं गिरा सकती तो उसने खुद छलांग लगा दी। मैंने अपने दिल की गहराइयों से उठते नफरत के ज्वालामुखी की आंच जैसे तैसे अपने दिल पर सह ली और अपने लहजे में खबासत भरते हुए कहा, यार तुम इतने चलता पुर्जा किस्म के बंदे हो, तरह तरह की औरतों से तुम्हारा वास्ता रहता है, फिर पक्की उम्र की उस औरत ने तुम्हें कैसे बुद्धू बना दिया। मेरी बात सुनकर उसने ठंडी आह भरी, बोला, बस क्या बताऊं सुप्रू जी, दिल से मजबूर हो गया था। इस उम्र में भी होश उड़ाने वाली सुंदरता थी उसमें। खुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि सेठ ने उसे हाथ लगाने से सख्ती से मना किया है। ये सोचकर भी दिल में घिन लाने की कोशिश की कि कैसी ही सुंदर शक्ल हो, है तो मलिच, मगर जैसे ही उसकी सूरत देखता दिल बेकाबू होने लगता। उसने मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की थी। उसने जो कुछ बताया था वो मेरे अंदाजों की तस्दीक करने के लिए काफी था। अब मुझे जल्द अज जल्द अपना वो काम निपटाना था जिसके लिए मैंने यहाँ का रुख किया था। साथ ही मेरे दिल में अजीब सुरूर आमेज एहसास बेदार हुआ। मुझे अब इस खबीसुद्दहर सरापा गलाजत शख्स को पिस्तौल की नोक पर हवेली की छत पर ले जाना है और उसे वहां से सहन में छलांग लगाने पर मजबूर करना है। और अगर ये किसी तरह तैयार ना होता तो इसे छत से फर्श तक पहुंचाने का ये नेक काम खुद मुझे सरंजाम देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे उस पर ये बात अच्छी तरह वाज़े करना है कि उसे अपनी किस गलीज और शर्मनाक हरकत का खमियाजा इस हैबतनाक अंदाज में मौत की शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले कि मैं अपने इरादे पर अमल करता, अनुपम ने कहा, उस मक्कार औरत ने मुझे बड़ी मुश्किल में फंसा दिया था। प्रदीप जी अपनी दौलत और ताल्लुकात इस्तेमाल न करते तो मुझे लंबी कैद हो जाती। तुम्हें पता है सेठ जी ने मेरी गर्दन बचाने के लिए थानेदार सिरवानन को कितना घूस खिलाया है? मैंने जवाब में उसे सवालिया नजरों से देखने पर इक्तिफा किया। उसने फखरिया लहजे में बात आगे बढ़ाई, बोला, पूरे 7,000 रुपया। मगर सिरवानन ने जितनी राशि ली है काम भी उसी हिसाब से बिल्कुल पक्का किया। उस औरत को बावली साबित करके आसानी से मेरी जान छुड़ा दी। मैंने अपना लहजा पुरजोश बनाते हुए कहा, बहुत खूब, इसका मतलब है तुम प्रदीप सेठ के खास आदमी हो, वरना इतनी भारी रकम किसी पर कौन खर्च करता है। और थानेदार भी बहुत काम का बंदा लग रहा है। क्या नाम बताया तुमने? अनुपम ने नाम दोहराया तो मैंने बात आगे बढ़ाई, कहा, अगर वो दौलत लेकर ये सब करता है तो फिर मेरे भी बहुत काम आ सकता है। क्या तुम उससे मेरी मुलाकात करवा सकते हो? उसने पुरजोश लहजे में कहा, ये कौन सा मसला है, जब कहोगे मिलवा दूंगा। मगर ये तो बताओ कि तुम कब से प्रदीप सेठ के साथ हो और उसने तुम्हें किस काम से यहाँ भेजा है? मैंने तेजी से दिमाग लड़ाया। क्या ये शख्स जैकब हीरे की चोरी के मंसूबे में राजदार होगा? अगर नहीं तो मुझे भी इस हवाले से जबान नहीं खोलनी चाहिए। अगर हाँ तो फिर ये मुझसे ये सवाल पूछकर शायद मेरी असलियत और अहमियत दोनों को जांचना चाहता है। मैंने लम्हा भर से भी कम में गुफ्तगू का जाविया तय करते हुए मानी खेज लहजे में कहा, प्रदीप सेठ ने उसी मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है जिस पर वो इतने दिनों से काम कर रहा है। यूं समझ लो कि अब उस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर तुम उस मंसूबे से नावाकिफ हो तो मेरा मशवरा है कि तुम यूं समझ लो कि तुमने कुछ सुना है और ना तुम कुछ जानते हो। इस पर वो यकलख्त जोश में आ गया, बोला, तुमने मुझे अभी प्रदीप सेठ का खास आदमी कहा है और बिल्कुल ठीक कहा है। हवेली का इंतजाम संभालने के अलावा भी मैं उसके बहुत बड़े बड़े काम निपटा चुका हूँ। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी यहाँ आमद का मकसद जानने के लिए ये सवाल किया था। बेफिक्र हो जाओ, मैं हैदराबाद दक्कन में तुम्हारे सारे काम आसान बना दूंगा। अगर गगन से मिलना है तो वो भी बता दो। वो मुझे महीने की पहली जुमेरात को 4 मीनार के करीब एक दुकान पर मिलता है। मैंने कहा, उस नाटकबाज मौलवी से तो मिलना ही है, मगर तुम मुझे कल ही इंस्पेक्टर स्वानन के पास ले चलो। उसने कहा, समझो तुम्हारा काम हो गया सुप्रो जी, बल्कि मेरा मशवरा है कि तुम पहले फोन पर उससे बात करके मुलाकात का वक्त ले लो, मगर प्रदीप सेठ का नाम जरूर लेना, वरना वो तुम्हारी बात को अहमियत नहीं देगा। मैंने हकीकतन चौंक कर उसे देखा। ये ख्याल तो मेरे जहन में आया ही नहीं था। हैदराबाद जैसे शहर में प्रदीप सेठ की इतनी बड़ी हवेली में टेलीफोन तो होना ही चाहिए। शुक्र है ये बात अभी पता चल गई। अनुपम के जहन में प्रदीप सेठ से फोन पर बात करने का ख्याल आ जाए
या महज इत्तेफाकन खुद प्रदीप का फोन आ गया और उसे मेरी यहाँ आमद का पता लग गया तो बात बिगड़ भी सकती है। इस साजिशी शख्स ने न जाने किस ख्याल से मुझे हैदराबाद में इस हवेली की मौजूदगी से बेखबर रखा है। मुझे ऐसा मौका आने से रोकना होगा। ताहम फोन की मौजूदगी की इत्तला मेरे लिए हर लिहाज से फायदेमंद थी। मैंने वक्त जाया किए बगैर उसे अपना मकसद आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। मैंने अनुपम को कहा, ऐसा करो यार, तुम मुझे इंस्पेक्टर सरवानन के थाने और घर का फोन नंबर दे दो, मुझे अभी उसे बात करनी है। अनुपम ने कहा, जो हुक्म, मैं अभी देता हूँ, बल्कि खुद तुम्हारी बात करवाता हूँ, इसी बहाने तुमसे सलाम दुआ हो जाएगी। मैंने पुरजोर अंदाज में नफी में सर हिलाया, कहा, नाराज ना होना, ये राजदारी वाला मामला है, मुझे उसे एक अहम खबर देनी है, मैं उससे तुम्हारे सामने बात नहीं कर सकता। उसने बादल नखास्ता मेरी तायद की और टेलीफोन के नंबरों की एक छोटी सी कॉपी मुझे थमा दी। मैंने कहा, जब तक मैं थानेदार से बात करूं तुम मेरे लिए बाजार से चाय नाश्ते के कुछ लवाजिम खरीद लाओ। ये कहकर मैंने 50-50 के कई नोट उसे थमा दिए जो उसने बिला झिझक ले लिए। वहां से रुखसत होते हुए अब वो खासा मसरूर नजर आ रहा था। मैंने उसके हवेली के फाटक से बाहर जाने का इंतजार किया और स्याह रंग के भारी भरकम टेलीफोन वाली मेज के पास कुर्सी जमा कर बैठ गया। मैंने टेलीफोन का चूंगा उठाकर कान से लगाया और फिर डायल बारी बारी घुमाकर जहन में महफूज किया हुआ एक नंबर मिलाया। कदरे तवक्कुफ के बाद दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। लगभग 15-20 बार ट्रन ट्रन के बावजूद किसी ने कॉल वसूल न की तो मैंने क्रेडल दबाकर कोशिश रोक दी। सूरज गुरूब हुए देर हो चुकी थी, इसलिए फोन वसूल न होना गैर मुतवक्के नहीं था। मैंने कुछ ही सानियों बाद यादाश्त के सहारे एक और नंबर मिलाया, लेकिन जवाब में अजीब सी टू टू सुनाई दी, जिसका मतलब ये था कि मैंने जो नंबर मिलाया है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है। मुझे खुद पर गुस्सा आया, लेकिन मैंने दर हकीकत वो नंबर ज़हन नशीन करने की कोई खास कोशिश की ही नहीं थी, क्योंकि मैं उस वक्त वो नंबर मिलाने का कोई इरादा नहीं रखता था, जबकि अब अचानक राब्ते की जरूरत पड़ गई थी। और अगर वो नंबर मुझे अभी न मिल पाता तो मेरा उम्दगी से आगे बढ़ता मंसूबा कम से कम अगली सुबह तक के लिए टल जाता। तभी मेरी नजर फोन नंबरों वाली कॉपी पर पड़ी। उसके साथ ही मेरे जहन में उम्मीद की किरण चमकी। उस प्रदीप खबीस के मंसूबे में इस लालची बघियाड़ का अहम किरदार है। इस फोन डायरी में उसके घर का नंबर जरूर मौजूद होगा। मैंने जल्दी से वो कॉपी उठाकर खोली। मेरा कयास दुरुस्त निकला। पहले ही सफे पर वो नाम और दोनों नंबर दर्ज थे। मैंने एहतियात से दूसरा नंबर डायल किया। तीसरी ही घंटी पर किसी ने फोन उठा लिया और एहतराम आमेज लहजे में सलाम किया। मैंने कॉल वसूल करने वाले को अपना नाम बताया और पूछा कि क्या उसका मालिक घर पर मौजूद है। जवाब असबात में मिला तो मैंने उससे बात करने की दरखास्त की। लगभग 1.5 मिनट के इंतजार के बाद मुझे एक पुरजोश आवाज सुनाई दी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, ज़ह नसीब क़िबला महमूद निज़ामी, कैसे मिजाज हैं हुजूर, आपको हमें गुफ्तगू का शर्फ बख्शने का ख्याल तो आया। मैंने जवाब में वैसी ही गर्मजोशी और अपनायत के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम मिर्जा साहब, मिजाज बखैर। सरकार, सारा कसूर आपके हैदराबाद का है। इतना जाज़िब और दिल नवाज शहर है कि एक बार घर से निकलने के बाद वापस जाने को दिल नहीं करता। मैंने आपकी तरफ आने का सोचा, मगर बरादरम सलाहुद्दीन मुझे कभी शहर के किसी आलीशान महल की जियारत को ले चलते हैं तो कभी लज्जत कामो दहन के लिए नाचीज को साथ लिए किसी मारूफ तवामगाह का रुख कर लेते हैं। मेरी बात मुकम्मल होते ही मिर्जा मुजफ्फर बेग ने सताइश भरे लहजे में कहा, भाई वाह निजामी साहब, दिल्ली की टकसाली उर्दू का ऐसा चटखारा बहुत दिनों के बाद चखने को मिला है। मगर खुदारा एक आध बार तो नाचीज के गरीब खाने को इज्जत बख्श दें, इतना हक तो बनता है आप पर। मैंने अपने लहजे में संजीदगी लाते हुए कहा, मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हाजिरी की कोशिश करूंगा, मगर मिर्जा साहब, इस वक्त एक बहुत ही संजीदा और हंगामी मामले पर बात करने के लिए हुजूर का नंबर मिला है। एक ऐसी तशवीशनाक और नाकाबिल यकीन बात आपके बारे में सुनने को मिली है कि आपके खैर खाह की हैसियत से मैं बिला ताखीर आपसे राब्ते के लिए बेताब हो गया। मेरे लहजे में वाकई कोई ऐसी संगीन कैफियत थी या ये मिर्जा मुजफ्फर के दिल का चोर कि वो मेरी बात सुनते ही बेचैनी से बोला, कैसी बात निजामी साहब, बराह करम खुलकर बताइए। मैंने गंभीर लहजे में पूछा, मिर्जा साहब, आप स्वानन नामी किसी पुलिस इंस्पेक्टर से वाकिफ हैं? दूसरी तरफ से फौरन कहा गया, स्वानन नहीं, मैं ठहरिए, मैंने ये नाम सुन रखा है, ये तो गालिबन मैयापुर थाने का इंचार्ज है। मैंने कहा, मैयापुर नहीं मिर्जा साहब, विद्यानगर थाना। मुझे बहुत काबिल एतमाद जरिए से इत्तला मिली है कि उसके पास आपके बारे में बहुत मजबूत मुखबरी पहुंची है और वो अपने आला हुकाम से आपके खिलाफ कार्रवाई की इजाजत हासिल करने की तैयारी कर रहा है। मेरी बात सुनकर वो बाकायदा बौखला गया। बोला, ये आप कौन सी मुखबरी की बात कर रहे हैं निजामी साहब? मैंने तो कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा,
مجھے یقین ہے مرزا صاحب آپ ہرگز اتنی غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ یہ یقیناً آپ کے دشمنوں کی آپ کے خلاف خطرناک سازش ہے۔ اگر مجھے آپ کے بارے میں ذرا بھی شک ہوتا تو میں یہ اطلاع آپ تک پہنچانے کی غیر قانونی حرکت میں ہرگز ملوث نہ ہوتا۔ میری درخواست ہے کہ آپ جلد از جلد اپنے قانونی دفاع کا بندوبست کر لیں۔ انسپکٹر کی سطح کے پولیس افسر کی طرف سے کارروائی تو رکوائی جا سکتی ہے، لیکن بات اعلیٰ افسران تک پہنچ گئی تو آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ آپ کو قاضی کی عدالت سے انصاف مل بھی گیا تو خامخواہ کی بدنامی سے تو دامن داغدار ہو ہی جائے گا۔ اس بار مرزا صاحب نے لگ بھگ گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میرا صبر نہ آزمائے نظامی صاحب، خدا را آپ بلا تمہید بتائیے کہ میرے خلاف کون سی سازش پنپ رہی ہے۔ میں نے اس کی حالت سے مزید لطف اندوز ہونے کا ارادہ فی الحال ترک کرتے ہوئے کہا، بات یہ ہے مرزا صاحب کہ انسپکٹر سوانن نے پچھلے دنوں ایک لٹیرا پکڑا ہے۔ سختی کیے جانے پر اس نے بتایا کہ وہ ڈاکوؤں کے ایک ایسے گروہ سے منسلک ہے جو کنگ کوٹھی پر دھاوا بول کر قبلہ نظام کا بچا کچا مال و متاع لوٹنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور آصف جاہی سلطنت کا سب سے بیش قیمت ہیرا جیکب ہتھیانہ ان کا اصل ہدف ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں نا مرزا صاحب؟ جواب میں مرزا نے واضح طور پر ہانپتے ہوئے کہا، ہاں آگے بولے۔ میں نے کہا، اس لٹیرے کا دعویٰ ہے کہ اس گروہ کے سرغنہ نے کروڑوں روپے مالیت کا وہ ہیرا بیرون ملک ٹھکانے لگانے کے لیے آپ کے ساتھ معاملات طے کر رکھے ہیں، اور یہ کہ آپ پہلے بھی ایسے چوری کے ہیرے خرید کر بیرون ملک فروخت کر چکے ہیں۔ مرزا نے میری بات بمشکل پوری ہونے دی۔ بولا، سراسر بکواس کر رہا ہے وہ بدتینت انسان۔ ہم کبھی ایسی گھناؤنی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوئے، اور ریاست کی مسلم آبادی کے لیے والد بزرگوار کی حیثیت رکھنے والے حضور نظام کے خلاف ایسی کسی سازش کا حصہ بننے سے تو بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ لگتا ہے دشمنوں نے میرے خلاف کوئی خطرناک جال پھیلایا ہے، مگر میں اتنا بھی بے دست و پا نہیں ہوں۔ میں ابھی محکمہ پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کرتا ہوں کہ وہ انسپکٹر سوانن نامی اس فتنہ صفت پولیس افسر کو لگام دیں اور شرفا کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے سے باز رکھیں۔ میں نے کہا، جی ہاں، ویسے میں نے سنا ہے کہ یہ انسپکٹر سوانن رشوت خوری کے لیے بھی بدنام ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ معاملے کو اتنی اونچی سطح تک لے جا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی بجائے اس سے معاملات طے کر لیں۔ میرا خیال ہے 4-5 ہزار روپے میں اسے اپنی زبان بند رکھنے اور معاملہ رفع دفع کرنے پر راضی کر لینا آپ کے لیے مہنگا سودا ہرگز نہیں۔ میری بات سن کر وہ جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں ایسی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، میں کب آپ پر کوئی الزام لگا رہا ہوں قبلہ، مگر آپ جیسی جہاں دیدہ ہستی کے لیے یہ سمجھنا مشکل تو نہیں ہے کہ کسی تھانے دار سے خامخواہ دشمنی پالنا کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ وہ آپ کی طاق میں لگ جائے گا اور کسی نہ کسی جھوٹے کیس میں پھنسا دے گا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر مرزا نے مصالحانہ لہجے میں کہا، لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ رقم اینٹھنے کے بعد مزید کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ میں نے کہا، چلے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے اس کا منہ بند کر دیا تو وہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ ضرورت پڑنے پر آپ کے کام بھی آئے گا۔ یہ کام وہی شخص کرے گا جس نے یہ اطلاع مجھ تک پہنچائی ہے۔ میں اس سے معاملہ طے کروانے کے بعد کچھ دیر میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود اسے فون کر کے معاملے کو حتمی شکل دے دینا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے کم رقم میں سودا طے کرنے پر تیار ہو جائے۔ مرزا نے بددل سے لہجے میں کہا، اگر آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں تو میں تیار ہوں، مگر یہ رقم آپ کو خود اس تک پہنچانا ہوگی۔ میں فی الحال اس کے روبرو نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مرزا صاحب؟ چوروں کی طرح دب کر معاملہ کیوں طے کر رہے ہیں؟ اتنی بھاری رقم بطور نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس پر احسان جتائیں۔ ابھی میں اس سے فون پر بات کر کے معاملہ طے کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو سگنل دوں گا، پھر آپ بے فکر ہو کر اس سے فون پر لین دین کا طریقہ طے کر لیں۔ مرزا نے کہا، چلیں جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ میں نے مسرت کے جذبات کے ساتھ اس سے اجازت لے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے موجودہ لاہ عمل کا پہلا مرحلہ بخوبی مکمل ہو چکا تھا۔